Hello students, welcome to our channel Crystal Maths. This is Akansha and we are here to solve sample question paper for mathematics standard version, and this is actually sample paper number 4 for the standard version. I think आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और इस सैम्पल पेपर को इंक्लूड करते हुए हम लोग 8 सैम्पल पेपर्स कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से. यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपको टेबल दी गई है ऑब्वियसली और आपको यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है. तो जल्दी से यहाँ क्लास लिख लेते हैं. 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90 एंड दिस इज़ 90 to 110. ठीक है, क्लास मार्क इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स. लाइक हेयर द मिड पॉइंट इज़ 20, here is 40, here is 60, 80 and this is 100. Frequencies are also given here: 15, 18, 25, 10 and 2. Now you have to calculate fi xi, so you have to multiply, right? 15 multiply by 20, so this is 300. fi multiply by xi, this is 720. 1500, this is 800, 200. राइट. अब आप जानते ही हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई. मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई. सो यू हैव टू कैलकुलेट सबमिशन यानी कि आपको इन प्लस करना होगा एफ आई एक्स आई को. सारी वैल्यूज़ को आप प्लस करके देख लीजिए, आपको मिलेगा 3520. ठीक है, और इसी तरह से सेम आपको यहाँ पे एफ आई कैलकुलेट करना है, यानी कि सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज़ को भी एडिशन कर लीजिए. तो यहाँ आपको मिलेगा 70. ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख देते हैं हम. 3520 अपॉन 70. सो आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपको मिलेगा 50.286 एंड दिस इज़ द मीन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. अ सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस. यहाँ पर आपको डायमेंशंस गिवन है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है. ठीक है, आयरन का बना हुआ, उसको रिकास्ट किया जाता है हॉलो सिलेंडर में, जो कि जिसकी इंटरनल रेडियस आपको गिवन है और थिकनेस आपको गिवन है. देखिए ज़रा, यहाँ एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से. ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया मैंने, ये ऐसे ही बना दिया. तो ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इसको हॉलो सिलेंडर में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया. मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह से रिकास्ट किया जाता है तो यहाँ क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो बराबर होती हैं. सो वी कैन से वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आप ये कह सकते हैं कि दोनों के वॉल्यूम्स जो होंगे वो सेम होंगे. अब आप मुझे बताइए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक यानी कि ये एक तो हो गया क्यूबॉइड जिसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच. यहाँ पर आपको L, B और H तीनों गिवन है, तो आप बोल सकते हो L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक. और सिलेंडर का वॉल्यूम, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बताई हुई है, उसको यहाँ मेंशन कर देते हैं एक बार, कि मान लेते हैं ये एक हॉलो सिलेंडर है. ठीक है, इसको हॉलो इस तरह से बनाते हो. ठीक है, तो पाइप जो है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो मेटल का बना है, यानी कि आयरन का बना हुआ है. अंदर का पार्ट तो हॉलो है एक तरह से इसका. यहाँ इन्होंने गिवन है कि मान लीजिए ये अपर पोर्शन है इसका, तो इसकी इंटरनल रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो आपको 30 दी गई है. ठीक है, और साथ ही इसकी जो थिकनेस है यानी कि ये जो है ये 5 सेंटीमीटर है. तो आप कह सकते हो कि जो बाहर वाली रेडियस है, आउटर रेडियस है, वो क्या हो जाएगी, इनर रेडियस 30 एंड द थिकनेस इज़ 5. तो ये पूरी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर. यहाँ लिख देती हूँ मैं. ठीक है, तो ये बात आपको समझनी थी यहाँ पे, क्योंकि हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. ठीक है, जहाँ पे आप पाई तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए. आर यानी कि कैपिटल आर तो 35 है, सो दिस इज़ 35 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर इज़ इंटरनल रेडियस विच इज़ 30 का स्क्वायर इनटू हाइट आपको एक्चुअली फाइंड आउट करनी है क्योंकि बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप. अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये डायमेंशंस तो मीटर में हैं,
तो एक्चुअली ये वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब है, और ये डायमेंशंस यानी कि ये 35, 30 ये वाले जो है सेंटीमीटर में है। तो यहाँ ये डायमेंशंस जो हो गई वो सेंटीमीटर क्यूब हो गई। अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में करने के लिए आपको 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, जब आप 4.4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम 440, 2.6 को 100 से करेंगे सो दिस विल बिकम 260, एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। मैंने तीनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 35 + 30 एंड 35 - 30, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है a² - b² की, a + b a - b। ठीक है, यहाँ से आपको h मिल जाएगी 440 × 260 × 100 अपॉन, ये हो जाएगा यहाँ से 325। अगर आप पाई को भी सॉल्व करेंगे यानी कि 22/7 भी कर लेंगे, इसे थोड़ा देख लीजिए आप ऊपर, 325 × 22 और ये पाई। ठीक है, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपको 325 मिल जाएगा। यहाँ से आपको h मिल जाएगा 112, दिस इज़ सेंटीमीटर। पहले तो ये सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आप इसे मीटर में करना चाहेंगे सो दिस इज़ 112 मीटर। सो हेयर इज़ योर आंसर। चलिए अब इस सेकंड क्वेश्चन का इंटरनल चॉइस देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इफ़ द डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज़ डिक्रीज्ड बाय 5%। यहाँ सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए एक वायर मैंने कुछ इस तरह से ली है। यहाँ पे ये वायर हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में ही होगी। ठीक है, तो ये वायर कुछ इस तरह से है। ठीक है, मान लिया कि जो इसकी रेडियस है वो r है। यहाँ इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं कि ये r रेडियस है। ठीक है, और h जो है वो इसकी हाइट है, या फिर आप लेंथ बोल सकते हो। इसकी h जो है वो इसकी लेंथ है। अब क्या बोल रहे हैं कि ये जो डायामीटर है, इसका डायामीटर ऑब्वियसली क्या होगा, अगर r रेडियस है तो डायामीटर कम्प्लीटली क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, ये डायामीटर होगा। वो डायामीटर को इन्होंने 5% कम कर दिया, यानी कि एक तरह से इसकी मोटाई जो है वो कम कर दी। तो हम इस तार को कुछ इतना मान लेते हैं अब कि इसकी जो है वो मोटाई कम हो गई। ठीक है, मोटाई इसकी कम हो गई। हाउ मच % विल द लेंथ बी इंक्रीज। तो बताओ लेंथ कितना मैं बढ़ा दूं जिससे क्या हो, वॉल्यूम जो है वो सेम रहे। इन्होंने कहा है इन दोनों का वॉल्यूम ना सेम रहना चाहिए। मैंने क्या किया कि इस वायर की मोटाई को तो कम कर दिया और लंबाई को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, वॉल्यूम दोनों का सेम ही रहा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जो पहले वाली वायर थी उसकी अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम ऑफ वायर, पहले वाली वायर, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी πr²h। ठीक है, क्योंकि r रेडियस हो गई और h जो हो गई वो इसकी लेंथ हो गई। अब क्वेश्चन के हिसाब से 5% जो है डायामीटर डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो डायामीटर क्या था, डायामीटर 2r था। 5% ऑफ 2r विल बी डिक्रीज्ड, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुआ है। तो पहले आप 5% ऑफ 2r निकालो, इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज़ 5% ऑफ 2r, 2r यानी कि डायामीटर, तो डायामीटर डिक्रीज हुई है। इसको सॉल्व करा r/10, यानी कि इतना जो रेडियस है इतना डायामीटर डिक्रीज हुआ है। पहले जो डायामीटर था वो 2r था, तो पहले डायामीटर था 2r, उसमें से डिक्रीज हो गया r/10, यानी कि 5% एक्चुअली डिक्रीज हो गया। तो अब बचा कितना है, इस वाले वायर का कितना बचा है 19r/10। ठीक है, तो एक तरह से रेडियस मिल गई आपको। ये तो एक्चुअली डायामीटर है, क्योंकि आपने डायामीटर का 5% निकाला था, तो ये भी एक डायामीटर ही है। बट अगर मैं रेडियस की बात करूँगी, न्यू रेडियस की, यहाँ पे न्यू रेडियस, ये क्या हो जाएगी, डिवाइड बाय 2। डायामीटर को डिवाइड करना पड़ता है 2 से, तभी रेडियस आती है। तो आपको इस डायामीटर को 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, वो ट्वाइस हो जाएगा। ये बात तो पता होनी चाहिए। अब देखो आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ। ये हो गई इसकी न्यू रेडियस। अब आपको क्या पता करना है, अब देखो आपको ना एक्चुअली इसकी लेंथ पता करनी थी। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि इसकी जो हाइट हुई वो h1 हो गई। ठीक है, रेडियस तो आपको पता चल ही गई, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस होगी वो 19r/20 होगी, ये रेडियस हो गई। क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। तो आप बोलो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2।
ठीक है, पहला वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच था और दूसरा वॉल्यूम भी पाई आर, बट आर यहाँ पर है 19r/20। सो आर यहाँ पर चेंज हो गई स्क्वायर, और एच जो हुआ वो h1 हो गया आपके हिसाब से। आपको बताना है h1 इंक्रीज़ कितना हो, तो पहले आप h1 निकाल लो यहाँ से। तो देखो यहाँ क्या हुआ, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर आप h1 सॉल्व करोगे, आर स्क्वायर भी बाद में जाके कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा आपके पास भाई h1 400 डिवाइड बाय 361 h, ये आपको मिलेगा। बट एक्चुअली आपको लेंथ नहीं बतानी है, आपको बताना है इंक्रीज़ कितना हुआ लेंथ में। ठीक है, यानी कि आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है इंक्रीज़ इन लेंथ। ठीक है, बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो पहली लेंथ तो h1 थी और दूसरी जो है वो थी h। न्यू लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, आप इसको डिक्रीज़ कीजिए, मतलब इसको घटाइए भाई। 400/361 h1 की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर माइनस h। इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 39h डिवाइड बाय 361। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, कितना परसेंट जो है वो लेंथ इंक्रीज हुई है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हुआ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले तो इंक्रीज इन लेंथ कितना इंक्रीज हुई है, तो ये आपने निकाला हुआ है यहाँ पे 39h/361 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो आपके पास h थी। यहाँ देखो ओरिजिनल लेंथ तो आपके पास h थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो h मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे सॉल्व करो, h से h तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ आपके पास मिलेगा 10.8%, यानी कि आप कह सकते हो कि इतना परसेंट जो है लेंथ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वॉल्यूम सेम रहेगी। इसको एक बार और समझ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया था, देखो यहाँ पे कि डायामीटर को 5% डिक्रीज़ किया गया है। तो आपने कहा अगर डायामीटर 2r है तो उसका 5% आपने निकाला, यानी कि इतना उसको डिक्रीज़ किया गया है। 2r से इसका 5% जो है कम कर दिया गया, तो अब जो है रेडियस बच गई, यानी कि डायामीटर बच गई 19r/10। लेकिन आपको रेडियस चाहिए, तो दिस इज़ द डायामीटर, आपने डिवाइड बाय 2 किया तो आपको रेडियस मिल गई न्यू वाली। यहाँ से आपने कहा कि क्वेश्चन में कहा है वॉल्यूम सेम रहेगा, तो वॉल्यूम आपने दोनों के बराबर कर दिए यहाँ। तो ये था फर्स्ट वाले का वॉल्यूम और ये था इस वाले का वॉल्यूम, नेक्स्ट वाले का। यहाँ से आपको इसकी लेंथ मिल गई, बट आपको निकालना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ लेंथ में, यानी कि आपको इसके और इसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपने यहाँ से इंक्रीज़ इन लेंथ निकाला, ओरिजिनल माइनस न्यू माइनस ओरिजिनल, यहाँ पे आपने न्यू वाले की वैल्यू यहाँ पर रखी और यहाँ से आपने निकाल लिया कि कितनी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज़ बोला था, तो परसेंटेज इंक्रीज़ निकालने के लिए आपको पहले इंक्रीज़ पता होना चाहिए अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो इंक्रीज़ आप निकाल चुके हैं, ओरिजिनल थी h इंटू 100, यहाँ से आपने कैलकुलेट किया 10.8% आपका आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड हर डॉटर्स एज, यानी कि एक बेटी और उसकी माँ की एज में जो डिफरेंस है वो है 21 साल का। तो हम मान लेते हैं कि अगर मदर की एज x ईयर्स है तो उसकी जो डॉटर है उसकी एज क्या होगी भाई, x-21, क्योंकि 21 साल का गैप है दोनों में, तो ऑब्वियसली छोटी तो बेटी ही होगी। अब देखो क्या बोला है, 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज। इसका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है, क्या मतलब है इसका। 12th पार्ट, पहले तो उनका प्रोडक्ट करो आप, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट किया हमने, ठीक है, अपॉन 12। 12th पार्ट का मतलब है इसका डिवाइड बाय 12। इज़ यानी कि इक्वल टू, लेस देन है द मदर्स एज बाय 18, यानी कि इसका जो 12th पार्ट है ना वो उसकी माँ की एज के 18 कम है। तो माँ की एज थी x, उससे भी 18 कम, ये दोनों एक्चुअली इक्वल है। तो इस इक्वेशन को समझना ज़रूरी था, अगर ये इक्वेशन बन जाती है तो फिर काम भी बन जाता है। सॉल्व करते हैं इसे, x² - 21x, ये 12 यहाँ जाएगा, 12x - 216। नाउ दिस इज x² - 33x प्लस 216 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज x² माइनस, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, प्लस 216 इक्वल टू 0, x² - 24x - 9x
प्लस 216 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आता होगा आपको, 216 को मैंने फैक्टर्स में बांट दिया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस इज x माइनस 24 एंड दिस इज x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं, यहाँ से आपको x की दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं, एक तो 24 और एक है x इक्वल टू 9। बट आप मुझे बताइए, हमने बोला था कि मदर की एज जो है x है, क्या 9 उसकी एज, उसकी माँ की एज, क्या ये पॉसिबल है? भाई 21 कम, ऐसा फिर बेटी कैसे हो सकती है उसकी? हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ से 9 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो माँ की एज है वो है 21 ईयर्स, सॉरी 24 ईयर्स, और उससे 21 कम, यानी कि जो डॉटर है वो 3 ईयर्स की है, ठीक है। यही आपको बताना था क्वेश्चन में, फाइंड देयर एजेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोला है कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है ना, ये सब एपी में है। अब आप मुझे बताओ, हमने पढ़ा था एपी में जो है कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, यानी कि आप किसी भी नंबर को प्रीसीडिंग टर्म, किसी भी नंबर के प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करोगे तो इनका जो डिफरेंस है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3n प्लस 2 में से अगर आप इसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो 2n माइनस 1 को, तो ये भी कॉमन डिफरेंस होगा, और 6n माइनस 1 में से इसके पीछे वाले टर्म यानी कि 3n प्लस 2 को माइनस कर दो तो ये भी कॉमन डिफरेंस है, जो कि एक्चुअली इक्वल होंगे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से n प्लस 3 इक्वल टू 3n माइनस 3 से सॉल्व कर लेना, और यहाँ से आपको n की वैल्यू मिलेगी भाई 2n इज इक्वल टू 6, और n की वैल्यू आपको मिलेगी 3, ठीक है। अब तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर्स। क्या करेंगे, n की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इन नंबर्स में। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, देखो 2n माइनस 1, यानी कि 2, 3 लगाते हैं माइनस 1, सो दिस इज 5। नेक्स्ट नंबर इज 3n प्लस 2, यहाँ पर भी 3 इन ब्रैकेट 3 प्लस 2, सो दिस इज 11। एंड नेक्स्ट इज 6n माइनस 1, सो दिस इज 6 ब्रैकेट 3 माइनस 1, दिस इज 17। सो हेयर आर योर नंबर्स। अब देखो यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस गिवन है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एपी, ये एक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है और कहा है इसमें पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले आपको पता होगा, अगर कोई भी प्रोग्रेशन है, एपी है, तो आप सबसे पहले देख रहे हो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 20, तो जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए आप प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस करते हो, तो देखो 19 1/4 माइनस पीछे वाला टर्म, सो दिस इज 20। इसको सॉल्व करो, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -3/4, तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, यानी कि आपको वो टर्म बताना है, ठीक है। n की वैल्यू बतानी है जिसका टर्म, nth टर्म जो है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो an यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, इट शुड बी नेगेटिव, यही बोला है क्वेश्चन ने। a की वैल्यू मुझे पता है 20, यहाँ पुट कर देती हूँ। n की वैल्यू मुझे निकालनी है, कॉमन डिफरेंस भी मैं निकाल चुकी हूँ -3/4, और ये पूरा टर्म नेगेटिव होना चाहिए, मुझे n की वैल्यू पता हो जानी चाहिए। तो देखो यहाँ से आप सॉल्व करो भाई, सो दिस इज 80 माइनस 3n प्लस 3 नेगेटिव, ठीक है। दिस इज 83 माइनस 3n शुड बी नेगेटिव। आगे यहाँ पर देखो 3n, देखो ये 3n क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये इधर जाएगा, राइट। तो 3n इज ग्रेटर देन 83, यही हो जाएगा, 3n इज ग्रेटर देन 83। और यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास कि n इज ग्रेटर देन 83/3, और यू कैन से 27 2/3। तो यानी कि एक ऐसा n होना चाहिए, एक ऐसा इंटीजर, एक ऐसी वैल्यू n की जो कि 27 2/3 से बड़ी हो। अब ऑब्वियस सी बात है n तो होल नंबर में होता है ना, 1 2 3 4 इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं n की। तो 27 2/3 के बाद एक ही इंटीजर आ रहा है, एक ही होल नंबर आ रहा है, विच इज़ 28। तो आप कह सकते हो कि n शुड बी 28। आफ्टर दैट 27 2/3, n तो 28 होना चाहिए। यानी कि ये जो प्रोग्रेशन आपको गिवन है, यहाँ अगर आप 28th टर्म की बात करते हो तो वो हमेशा वो हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ये बात यहाँ कह दी गई है।
28th टर्म ऑफ गिवन AP इज़ नेगेटिव। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि भाई nth टर्म नेगेटिव होना चाहिए था। ये क्वेश्चन ने आपको कहा, आपने इस nth टर्म का पहले फॉर्मूला लगाया और यहाँ से आपने n की वैल्यू फाइंड आउट की, तो देखा n की वैल्यू तो इंटीजर होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो 27 2/3 के बाद 28 ही आता है, यानी कि 28 वाला ही एक ऐसा टर्म होगा जो कि नेगेटिव होगा इस AP के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की ऐसी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन के लिए। ये मैं इक्वेशन यहाँ एक और बार लिखती हूँ, x² प्लस के 2k प्लस 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपके पास। कहा है रियल और इक्वल रूट्स होने चाहिए, आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके लिए। तो देखो, रियल और इक्वल रूट्स के लिए पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा अलग तरीके से लिख लेते हैं हम। x² प्लस, इसको मैं लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई करके 2xk प्लस k² माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब रियल और इक्वल रूट्स होने के लिए जो कंडीशन होती है वो है डिस्क्रिमिनेंट शुड बी 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² माइनस 4ac शुड बी 0, यही होता है। ठीक है, तो b क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है 2k, तो यानी कि ये हो गया 2k का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a इज़ द x² कोफिशिएंट, तो दिस इज़ 1, और c इज़ द कांस्टेंट टर्म, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म हो जाता है, k² माइनस k प्लस 2। ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अब तो कुछ बचता ही नहीं है, अब बस इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4 का, तो ये हो जाएगा 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से आप k की वैल्यू देखो, ये तो हो गया कैंसिल, और यहाँ से k की वैल्यू आपको दिख रही है साफ साफ, 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स रेडियाई है इनकी a और b, यानी कि ये हैं 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने 2 रेडियस बताई और कहा है a जो है वो b से बड़ा है, यानी कि जो आउटर रेडियस है वो a है और जो इनर रेडियस है मान लीजिए ये है b। ठीक है, और बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द अदर सर्कल। ये मैं पहले भी करा चुकी हूँ कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी एक कॉर्ड है जो कि इनर सर्कल को टच करते हुए जा रही है, तो ये वो कॉर्ड होगी। इसको नेमिंग कर दो a b, और ये हो गया m। ठीक है, एक बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी सर्कल की रेडियस होती है वो हमेशा कॉर्ड को क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। ये बात याद रखना, रेडियस ऑलवेज क्या करेगी, कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है भाई कि ए एम और एम बी ये बराबर होंगे, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ओ है तो एंगल ओ एम ए जो है वो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट का ये मतलब है। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ओ एम ए में आप क्या कह सकते हैं कि हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ये है ओ ए विच इज़ ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज दिस बी स्क्वायर प्लस बेस इज ए एम। ठीक है, और आपको यहाँ से ए एम का स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एम रूट ले लीजिए दोनों तरफ तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये तो ए एम है बट आपको फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड तो ए बी है। ठीक है, ए बी इज़ द कॉर्ड, ए बी तो ए एम प्लस बी एम से मिलकर बनी है, यानी कि ए एम और बी एम तो बराबर हैं, तो आप बी एम की जगह दोबारा से ए एम लिख सकते हैं। दिस इज़ ट्वाइस ऑफ ए एम। ठीक है, एक तरह से मैं कह सकती हूँ ए एम की जगह क्या हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हेयर इज़ योर आंसर, ए बी की जो वैल्यू हो गई वो हो गई ट्वाइस ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अब चलिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर। मान लीजिए कि ये है लेवल ऑफ वाटर, ठीक है, जिसे मैंने नेमिंग कर दिया है डी ई। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि 20 मीटर अबव है। ठीक है, तो यहाँ हम मेंशन भी कर देते हैं ऐसे कि ये 20 मीटर अबव एक पॉइंट है ए यहाँ पर। ओके, नाउ अबव द लेवल ऑफ वाटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। तो यहाँ एक क्लाउड होगा,
ठीक है, इस पॉइंट से अगर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हुए चलें तो एक्चुअली ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड, इस क्लाउड की यहाँ पर कुछ इस जगह पर एक रिफ्लेक्शन पड़ रही है इस वाटर में। ठीक है, DE एक वाटर है। ठीक है, तो ये भूलना मत, ये रिफ्लेक्शन पड़ रही है। अगर इसी पॉइंट से मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन देखूं तो यहाँ पता चला कि ये तो 60 डिग्री का है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड। इस पर हंसना मत, ये ट्रायंगल ही है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, आपको ए से क्लाउड की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ। इस क्लाउड का नाम है B, यहाँ ये हो जाएगा F और दिस पॉइंट इज C। अब देखिए ज़रा ध्यान से कि आपको AB की डिस्टेंस बतानी है, क्लाउड की डिस्टेंस बतानी है A से। अब यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं भाई कि ये जो डिस्टेंस है ये H है। ठीक है, मान लेते हैं। ऑब्वियसली वाटर एक मिरर की तरह वर्क करता है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से उसकी रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस जो होती है वो सेम रहती है। तो अगर ये H डिस्टेंस है तो ये भी एक H डिस्टेंस ही होगी। अब चलो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC पर आ जाते हैं। ट्रायंगल ABC पर आ जाते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ 1030 की वैल्यू आप लगाओ। 1030 तो ये होगा BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दिस इज BC अपॉन AC। ठीक है, AC को मैं मान लेती हूँ, इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये x डिस्टेंस है। 1030 की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है, BC की वैल्यू आप खुद मुझे बता सकते हो। अगर ये H है और दिस इज़ 20 तो ये भी 20 होगा। ठीक है, ये CE जो होगी वो भी 20 ही होगी। तो H में से आपको 20 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको BC की वैल्यू मिल जाएगी H-20। तो यहाँ लिख दीजिए H-20 और AC की तो मैंने बता दिया आपको, X लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, √3 मल्टीप्लाई बाय H-20 और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब चलिए दूसरे ट्रायंगल पे बढ़ते हैं। ये था ABC वाला ट्रायंगल। अब हम ACF ट्रायंगल की बात करेंगे। ट्रायंगल ACF, यहाँ भी सेम कंसेप्ट अपनाते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ मैं। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट अपनाते हैं। अब हम 1060 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो 1060 के लिए परपेंडिकुलर है ये CF अपॉन बेस है AC। 1060 की वैल्यू है √3 CF, यानी कि ये देखो यहाँ पर अगर ये H है और ये 20 इसमें एडअप हो रहा है तो ये हो जाएगा H+20 और AC की वैल्यू है X। यहाँ से भी आपको X की वैल्यू मिल जाती है H+20/√3। तो देखो आपको यहाँ से X की दो वैल्यूज़ मिल गई, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। आप कह सकते हो कि फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, यानी कि आपको इन दोनों को, ऑब्वियसली भाई ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो दोनों राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन हम सेम रख देते हैं। तो √3 H-20 बराबर हो जाएगा H+20 डिवाइड बाय √3। यहाँ से देखो √3 इधर ले जाओ, 3H-20 दिस इज 3H-60 है ना, क्योंकि उस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज H+20। ये हो जाएगा 2H इज इक्वल टू 80 और यहाँ से आपको H की वैल्यू मिल जाएगी 40 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या पता करना था भाई, देखो अब क्योंकि आपको H पता चल गया है तो आप X भी पता कर लो। आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे इस इक्वेशन में H की वैल्यू रख दो, चाहे इस इक्वेशन में X की वैल्यू रख दो, H की वैल्यू रख दो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से X की वैल्यू आपको मिल जाएगी सॉल्व करने पर 20√3। ठीक है, आप कहीं पर भी रख दो, चाहे इधर रख देना H की वैल्यू, चाहे इधर रख देना, आपको दोनों में X की वैल्यू यही मिलेगी। अब अगर आप ट्रायंगल ABC में दोबारा से देखें, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली यू हैव टू फाइंड AB, राइट। तो हम क्या करेंगे, AB का स्क्वायर, यहाँ देखिए AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये करना होगा। AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, BC यानी कि दिस इज H-20। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई H-20 का होल स्क्वायर, H-20 इज एक्चुअली 40-20, तो ये 20 ही हो गया, प्लस AC इज X। AC क्या थी, देखो X थी, X की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो 20√3।
इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो 40 - 20 इज 20 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना आप, तो आपको ए बी की वैल्यू मिल जाएगी √1600 विच इज़ एक्चुअली 40 मीटर। तो आपको ए बी की ही वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। थोड़ा क्वेश्चन जो था सोल्यूशन इसका बड़ा था, इसीलिए थोड़ा नीचे हमें जाना पड़ा ज़्यादा। तो आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से आप देख सकते हो भाई कैसे हमने 1030 1060 से x की वैल्यूज़ निकाली, फिर उन दोनों को यहाँ इक्वल करके हमने h निकाला, x निकाला, और फिर इसी ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ज़रा इस क्वेश्चन को भी देखो, ये इंटरनल चॉइस है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 की इंटरनल चॉइस है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 12 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमने मान लिया कि एक 12 मीटर की टॉल बिल्डिंग है यहाँ पे, इसको ऐसे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, मान लिया कि ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से अगर आप देखो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है टॉप पर और बॉटम पर इस टॉल बिल्डिंग के। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप पर भी एक डिप्रेशन बन रहा है और यहाँ बॉटम पर भी एक डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, आप कह सकते हो भाई जो टॉप पे बन रहा है ये रहा, वो तो 30 डिग्री है, यानी कि ये तो बन रहा है टॉप पर 30 डिग्री का, और जो ये बड़ा वाला यहाँ बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, यानी कि इस बॉटम तक। ठीक है, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं और नेमिंग कर देते हैं इनको ए बी सी, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, दिस इज़ ई एंड डी। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अगर ये 30 डिग्री है तो आप देखो ये z बन रहा है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ देखो ये बड़ा वाला z बन रहा है, तो यानी कि ये भी एंगल 60 डिग्री ही होगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि आपको इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, यानी कि ये जो h है डी सी ये पता करना है। सबसे पहले आप देखो ट्रायंगल ए सी डी में यहाँ 1060 की वैल्यू लगाओ आप, तो व्हाट विल बी द 1060, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डी सी अपॉन ए सी। 1060 की वैल्यू है √3, डी सी की वैल्यू है h, और ए सी इसकी वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ से आपको ए सी की वैल्यू मिलती है h अपॉन √3। ठीक है, ये मिली आपको। अब आप ट्रायंगल बी डी ई में जाओ, यानी कि ये छोटे वाले ट्रायंगल में जिसका एंगल 30 आपको गिवन है, तो यहाँ पे भी आप 1030 की वैल्यू फाइंड आउट करो, परपेंडिकुलर यानी कि डी ई अपॉन बेस यानी कि बी ई। 1030 की वैल्यू तो हो गई 1/√3। ठीक है, डी ई क्या रहेगा यहाँ पे देखो, दिस इज h एंड दिस इज 12, ये 12 है तो ये भी क्या रहेगा 12 ही रहेगा, और अगर h - 12 कह सकती हूँ मैं डी ई को, तो यहाँ डी ई की वैल्यू मैं रख सकती हूँ h - 12, और बी ई इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपको बी ई की वैल्यू मिल जाती है h - 12 मल्टीप्लाई बाय √3। दो वैल्यूज़ आपको पता चल गई, ए सी और बी ई। क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगी क्या? ऑब्वियसली इक्वल होंगी। तो आप कह सकते हो कि क्योंकि ए सी बी ई के क्या होगी, बराबर होगी, हम देख पा रहे हैं यहाँ से, तो आप ए सी की वैल्यू और बी ई की वैल्यू h - 12 मल्टीप्लाई बाय √3 इसे बराबर कर दो। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी 18। यही आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, क्योंकि आपको हाइट पता करनी थी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की, विच इज़ एक्चुअली 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, आपको यहाँ पे लिटरेसी रेट आपको दी गई है 40 सिटीज़ की। ठीक है, तो ये तो क्लास इंटरवल है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिटीज़ बता दी गई है। आपको मॉडल लिटरेसी रेट बतानी है, एक तरह से मॉडल आपको फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो ये है क्लास, ये है फ्रिक्वेंसीज जो यहाँ पर गिवन है। आपको पता है जो मोस्ट अकरिंग डेटा होता है उसे ही हम मोड कह देते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा हैं, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वो ही क्या हो जाती है, मॉडल क्लास हो जाती है। अगर ये मॉडल क्लास है तो इसकी फ्रिक्वेंसी को हम नाम दे देते हैं F1।
उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी को हम नाम दे देते हैं f0 और इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी को हम नाम दे देते हैं f2। क्योंकि अगर आपको मोड का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको f1 f0 f2 की वैल्यू मिल चुकी हैं। लोअर लिमिट क्या होगी, इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को ही हम L बता देंगे। और h क्या होता है, क्लास साइज, जो कि आपको दिख रहा होगा 10-10 का गैप है सभी के बीच में, तो h जो है वो 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10-10 का गैप है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं भाई, लोअर लिमिट इज़ 50 प्लस f1 यानी कि 10 माइनस 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय f1 10 माइनस f0 7 माइनस f2 इज 6 मल्टीप्लाई h इज़ 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 54.29। तो ये जो हो गई वो आपकी मॉडल लिटरेसी रेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन आ चुका है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से हम 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। अब क्या करेंगे, हम एक डायामीटर ले लेते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई करना क्या है, ड्रॉ 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। हमें 2 टेंजेंट्स इस सर्कल पे ड्रॉ करनी है जो कि क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायामीटर ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कोई भी किसी भी एंगल पर ले लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। तो आप इसे मान लीजिए A एंड B। अब आपको क्या करना है कि O से एक 90 डिग्री का एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है, वो तो आपको आता ही है। तो एक 90 डिग्री का एंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, जैसे हम करते हैं ना कि एक आर्क बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, और फिर यहाँ से एक आर्क लेते हैं, सेम आर्क फिर यहाँ से लेते हैं जो कि 120 का होता है। फिर उन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का कट लेते हैं और इसको मैच कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा P पॉइंट। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो गया। ये दोनों ही क्या हो गए, 90 डिग्री के एंगल फॉर्म हो गए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो P पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, इन दोनों से हम 90 डिग्री का आर्क बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ से भी P पॉइंट को सेंटर मानते हुए अब 90 डिग्री का एक और बार एंगल फॉर्म करेंगे। किस तरह से, मान लीजिए ये मैंने यहाँ से इस तरह से आर्क लिया, कुछ ऐसे। ठीक है, फिर मैंने उसी सेम मेजरमेंट से इसे मार्क किया लाइक दिस। ठीक है, यहीं से आप ऐसे मार्क कीजिए इसको। ठीक है, और इसको एक टेंजेंट बना दीजिए। ये क्या हुआ, 90 डिग्री पर इस तरह से जाएगी। सेम प्रोसेस आप B पॉइंट के साथ में कीजिए। ठीक है, मैंने सेम प्रोसेस B पॉइंट पर भी किया है। उसी तरह से देखो 2 आर्क यहाँ पर लगाया और 90 डिग्री का आर्क है एक, तो यहाँ से अब इसे मैच कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखो ये P पॉइंट पर भी एक टेंजेंट हो गया, ठीक है, इस सर्कल पे, और ये B पॉइंट पर भी एक टेंजेंट हो गई जो कि यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये दोनों ही जो टेंजेंट हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म कर रही होंगी। आप इसे मेजर भी कर सकते हैं प्रोटेक्टर से आप चाहें तो आपको यही करना था कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी थी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी हैं। ठीक है, आप इन्हें नेमिंग भी कर सकते हो कि दिस इज़ एक्स रे एंड दिस इज़ वाई रे। तो होप सो आपको समझ आया होगा ये वाला कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर क्या है, मीडियन आपको फाइंड आउट करना है। अब तो एक तरह से प्रो बन चुके होंगे ये स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में। तो यहाँ मार्क्स हैं, क्लास इंटरवल है आपको और दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसीज़ हैं जो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 5, 15, 25, 27, 8, 10। तो अब आप जानते हैं मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ती है, जो कि आप क्या करते हैं, पहले फ्रिक्वेंसीज ऐसे ही लिखेंगे और बाद में ऐड ऑन करते जाएंगे। 20 में 25 ऐड ऑन करो 45, फिर 20 ऐड ऑन करो 65, 7 ऐड ऑन करो 72, देन 80 एंड देन 90। और यही एक तरह से क्या हो जाती है, n भी यही हो जाती है अगर आप इन सबको ऐड ऑन करोगे
देखो थोड़ा से ऊपर कर लो, अगर आप इन सबको फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड ऑन करोगे तो ये भी n हो जाती है विच इज़ 90। n/2 क्या आएगी, देखो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। यहाँ अगर मैं देखूँ अगर n इतना है तो आपको n/2 फाइंड आउट करनी पड़ती है जो कि आ रहा है 45। देखो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में यहाँ आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक तरह से आपकी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है, जिसकी लोअर लिमिट है 40। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास के ऊपर रहती है, तो यहाँ पर जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हो गई 20, दिस इज़ द CF। फ्रिक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास की ली जाती है, सो दिस इज़ F। H आपको पता चल रहा है क्लास साइज जो है वो 10-10 की गैपिंग है। तो बस कुछ नहीं है, आप तो वैल्यूज़ यहाँ पर रखनी है आपको। लोअर लिमिट 40 प्लस n/2 इज़ 45, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज़ 20, फ्रिक्वेंसी इज़ 25 मल्टीप्लाई बाय h, h इज़ 10। विजिबल होगा आपको, इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 50। सो 50 इज़ द मीडियन ऑफ दिस फॉलोइंग डेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11। द हाइट ऑफ अ कोन इज़ 5 मीटर। कह रहे हैं कि ये जो कोन है इसकी हाइट आपको गिवन है, यहाँ पे मान लेते हैं ये कोन है और इसकी 5 है, इसकी हाइट है 5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन हुज वॉल्यूम इज 16 टाइम्स इट्स वॉल्यूम। यहाँ एक और कोन की बात की गई है, मान लीजिए, देखो बोला है यहाँ पे हाइट पता करनी है उस कोन की जिसका वॉल्यूम जो है 16 टाइम्स है इट्स वॉल्यूम, यानी कि इसके वॉल्यूम के 16 टाइम्स। तो एक तरह से हम एक बड़ा सा कोन मान लेते हैं, यहाँ पे ये वाला कोन है, इसकी वॉल्यूम बोला गया कि इसकी 16 टाइम्स है, ठीक है। हाइट आपको पता करनी है, तो मैं मान लेती हूँ कि कैपिटल H जो है वो इस कोन की हाइट है, एंड रेडियस इक्वल टू इट्स डायामीटर, इसकी जो रेडियस है वो इसके डायामीटर के बराबर है। मान लेते हैं कि इस छोटे वाले कोन की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है। तो इसकी जो डायामीटर होगी वो क्या होगी, डायामीटर 2r हो जाएगी। और यहाँ बोला है कि इस बड़े वाले कोन की जो रेडियस है वो इसके डायामीटर के बराबर है, यानी कि इसकी रेडियस एक्चुअली क्या होगी, 2r होगी। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा आई थिंक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो इस कोन का, यानी कि फर्स्ट कोन हम बोलते हैं इसको। तो इस कोन का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। यहाँ पे देखो r तो आपको गिवन नहीं है तो r ही रखेंगे हम इसको, लेकिन h आपको गिवन है 5, तो आप कह सकते हो 5/3 πr² मीटर क्यूब, ये है फर्स्ट कोन की वॉल्यूम, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन पता करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन ये भी यही रहती है 1/3 πr²। r की जगह अब आपको 2r रखना होगा क्योंकि इसकी रेडियस 2r गिवन है, और h की जगह आपको कैपिटल H रखना होगा। तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 4/3 πr² कैपिटल H मीटर क्यूब। ये हो गई सेकेंड कोन की वॉल्यूम। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से बोला है वॉल्यूम ऑफ दिस कोन इज 16 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन। तो अब क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ समझना, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन इज इक्वल टू 16 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, यही क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है। तो देखो इस कोन की वॉल्यूम रख दो यहाँ पे, 4/3 πr² इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ, इस कोन की वॉल्यूम यहाँ रख दो 5/3 πr²। यहाँ से आप देखोगे 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, πr² ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 4h इज़ इक्वल टू 80। 4h नहीं, ये तो एक्चुअली कैंसिल ही हो चुका है। यहाँ पे इसको कहें तो यहाँ बचा h और यहाँ बचा 4 5 ज़ा 20। सो आपको हाइट फाइंड आउट करनी थी इस बड़े वाले कोन की, आप फाइंड आउट कर चुके हो। देखो क्वेश्चन में यही बोला था ना, फाइंड द हाइट ऑफ अ कोन, तो आपको ये कैपिटल वाले की फाइंड आउट करनी थी, आपने फाइंड आउट कर ली, h इज़ इक्वल टू 20 मीटर। अब इसी 11th क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस आपको गिवन है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक सेक्टर आप जानते होंगे
कि सेक्टर कैसे फॉर्म होता है सर्कल का, दो रेडियस होती है और एक आर्क होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक सर्कल है तो इसका सेक्टर जो होगा वो दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बना है, यहाँ आपको दिया भी गया है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो आपको बोल दी गई है कि है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज़ एन एंगल 120 डिग्री, इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री है। इट इज़ रोल्ड अप सो दैट टू बाउंडेड रेडियाई आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ कोन। इसे समझिए कि यहाँ पे इन दो रेडियस को, जैसे कि ये O है, ये A और B, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक सेक्टर है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। देखो ये एक सेक्टर है, ऐसे हमने माना। अब अगर मैं इसकी ये जो दो रेडियस हैं, यानी कि एक ये वाली और ये वाली, ये जो दो रेडियस हैं इनको इस तरह से पकड़ के अगर ऐसे बाउंड कर दिया जाए तो देखो ये क्या बन जाता है। ऑब्वियसली ये ज़्यादा क्लियर नहीं है बट आपको पता चल रहा होगा, ये कोन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये कोन फॉर्म हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इस तरह से, ये एक तरह से कोन का बेस बन जाता है। ठीक है, कोन का क्या बन जाता है, ये एक बेस बन जाता है। बस यही एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है कि इसको एक कोन का रूप दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ आप समझिए कि जब हमने इनको दोनों को मिलाकर बाउंड किया तो ये तो सेम रही, इनमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, तो ये एक्चुअली 15 सेंटीमीटर रहेगी इसकी स्लेंट हाइट इस कोन की। और ये जो आर्क है, ये मैंने आपको बताया कि ये जो आर्क है ये बन चुका है। ठीक है, ये इसका सर्कमफेरेंस बन चुका है, ये वाला जो बेस होता है ना, ये एक तरह से ये बन चुका है। ठीक है, अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि इस कोन का वॉल्यूम पता करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि ये जो सेक्टर की लेंथ है, आर्क की लेंथ है, इसको पता करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। ठीक है, एंगल क्या है 120/360 × 2π × r इज द रेडियस विच इज़ 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको मिलेगा 10π सेंटीमीटर। तो ये तो लेंथ हो गई आर्क की। मैंने आपको अभी समझाया कि ये जो आर्क की लेंथ है यही बाद में जाके क्या बन जाती है, ये सर्कल, यानी कि ये सर्कमफेरेंस यही बन जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के, ये कह सकती हूँ मैं, क्योंकि पैरामीटर याद होगा आपको, है ना। हमें सिर्फ इसकी बाउंड्री लेनी है, बाउंड्री के बारे में हम गारंटी ले सकते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क, अगर मैं इसकी रेडियस, क्योंकि मुझे पता नहीं है तो मैं इसको आर मान लेती हूँ, आर जो है वो रेडियस है। लेंथ ऑफ आर्क क्या निकली है 10π इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो यू कैन से यहाँ पे 2πr। यहाँ से आपको रेडियस पता चल जाएगी, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो रेडियस आपको पता चल जाएगी 5 सेंटीमीटर है। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको रेडियस यहाँ पे पता चल गई है। अब एक बात बताओ, कोन का वॉल्यूम पता करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। ठीक है, जिसके लिए आपको h यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि r पता चल गई है। आपको फॉर्मूला पता होगा हाइट के लिए √L² - r²। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, √ऑफ स्लेंट हाइट विच इज़ L इज स्लेंट हाइट विच इज़ 15², r इज़ 5²। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो आपको मिलेगा 10√2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास हाइट। अब आपको पता करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो ये तो बहुत ईजी है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 πr²h। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई की जगह आप लगाइए 22/7, r इज़ 5 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, और h इज़ 10√2। √2 की जगह पर आप 1.414 वैल्यू जो है यूज़ कर सकते हैं। मे बी यहाँ पर गिवन होगा, नहीं है तो आपको याद भी होनी चाहिए, √2 की वैल्यू नॉर्मल है। तो यहाँ से आप देखेंगे 370.33 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मिल जाएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। In the given figure, triangle ABC is circumscribed टचिंग द सर्कल एट PQR, यानी कि यहाँ पर ट्राइंगल ABC है, उसके अंदर एक सर्कल है और ये क्या कर रहा है, PQR पर टच कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है ये R है। ठीक है, PQR। अच्छा, ये तो सबको पता होगा कि
क्योंकि ओ रेडियस है और ये एक टेंजेंट है सर्कल के लिए, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। मैं कितनी बार बता चुकी हूँ ये बात, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको दिखा भी दिया है। चलो अब क्या क्या गिवन है यहाँ कि AP जो है वो 4 है, तो यहाँ पे इसको हम मेंशन कर लेते हैं कि AP 4 सेंटीमीटर है। BP यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। और AC यानी कि ये पूरी की पूरी दे दी है इन्होंने, ये 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से आप भी कर लेना, 12 सेंटीमीटर है, इसको थोड़ा यहाँ तक कर लेते हैं। फाइंड द रेडियस, यानी कि आपको एक्चुअली रेडियस फाइंड आउट करनी है सर्कल की। कैसे करेंगे? एक थ्योरम होती है कि कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट सर्कल पर जाती हैं तो उनकी लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। समझ रहे हो? यानी कि ए पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक तो AP जा रही है और एक AR जा रही है, यानी कि ये दोनों होंगी बराबर। तो अगर AP 4 है तो AR भी क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको भी हम मेंशन करते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से B पॉइंट भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट जा रही हैं, एक BP और एक BQ। तो BP और BQ क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी, यानी कि ये दोनों भी 6 सेंटीमीटर्स हो जाएंगी। अब देखो अगर ये 12 है तो और AR 4 है तो ये बाकी बची हुई 8 हो जाएगी अपने आप, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ये 8 सेंटीमीटर है, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CR और CQ ये भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी। जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जाती हैं सर्कल पे तो वो दोनों की दोनों बराबर होती हैं। अब यहाँ पर आपको हर एक डायमेंशन पता चल चुकी है। क्या करेंगे हम यहाँ पे? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। आई होप आपको हीरोन्स फॉर्मूला याद हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है जब भी स्केलेन ट्रायंगल होता है या तीनों साइड्स जब अनइक्वल होती हैं, तो फॉर्मूला रहता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। वेयर S क्या होता है यहाँ पे? सेमी पैरामीटर इसे कहते हैं। सो दिस इज A प्लस B प्लस C बाय 2। A प्लस B, ये ABC क्या है? ये साइड्स हैं ट्रायंगल की। तो देखो एक साइड है इसकी 6 प्लस 4 10, ये फर्स्ट साइड हो गई। सेकेंड साइड जो है वो 12 है और थर्ड साइड क्या है? 6 8 14, 14 बाय 2। इसको आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है, सॉल्व कर लो, आपको मिलेगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपके पास सेमी पैरामीटर आ चुका है, दिख रहा होगा सभी को, सेमी पैरामीटर आ चुका है। A आपके पास था 10, B है 12 और C है 14। उसी का यूज़ हमें फॉर्मूला में करना है। तो देखो S की जगह आप रखो 18, दिस इज़ 18 माइनस 10, 18 माइनस 12 एंड 18 माइनस 14। ABC की वैल्यू रख दी आपने। इसको सॉल्व करो, आपको मिलेगा 24√6। ये आपके पास अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस OB को इस तरह से ज्वाइन कर दूं, OC को भी ज्वाइन कर दूं और OA को भी ज्वाइन कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो देखो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल बने हुए नज़र आ रहे हैं। एक AOB ट्रायंगल है, उसी तरह AOC ट्रायंगल है और ऐसे ही BOC ट्रायंगल है। तीनों ट्रायंगल को मिलाकर, तीनों ट्रायंगल के एरिया मिलाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्म होगा। सब अग्री होंगे इस बात से? तो यहाँ लिखते हैं इस बात को कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। यही है ना? सॉरी, BOC, ये याद रखो। ना BOC तो हो चुका है, AOC ही है ये, सॉरी फॉर मिस्टेक। AOC, AOB और BOC ये 3 ट्रायंगल है, इन तीनों का एरिया मिलाकर ट्रायंगल ऑफ ABC के बराबर आएगा। अब आप इसका ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही चुके हो यहाँ पे, तो यहाँ रख दो 24√6। ट्रायंगल AOB की बात करते हैं, ये वाला ट्रायंगल। इसकी देखो आपके पास बेस है और हाइट, इसको हम मान लेते हैं कि ये रेडियस ही तो है, ऑब्वियसली मान क्या लेते हैं इसको? रेडियस ही तो है ये। तो OP भी R है, OR भी R है और OQ भी R है। तो चलो पहले ट्रायंगल AOB की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है यहाँ पर? 10 इंटू हाइट यानी कि R, प्लस ट्रायंगल BOC की बात करते हैं। अब यहाँ क्या है? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? 14, हाइट क्या है? R,
फिर उसके बाद हम AOC की बात करते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस है 12 और हाइट है r। ठीक है, अब क्या करना है, 24√6। देखो यहाँ पे आपको r तो आप कॉमन ले लेना, ये देखो कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे, ये 7 से ये 6 से, तो आपको मिल रहा है 5 + 7 + 6। ठीक है, यहाँ से सॉरी ये थोड़ा नीचे चला गया था, यहाँ से देख सकते हो आप ये कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और आपको r कॉमन ले लिया आपने, दिस इज 5 + 7 + 6। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से r हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 24√6, ये 18 आएगा, इसको नीचे रखते हैं और ये हो जाएगा भाई 3 टाइम्स एंड दिस इज 4 टाइम्स बाय द टेबल ऑफ 6। 4√6 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर, ये आपके पास रेडियस मिल गई जो कि आपको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन में यही गिवन था, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था और बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन भी था ये। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी थी सर्कल की, आप देख चुके हैं, एक और बार रिपीट पर इसको देख लीजिएगा। देखिए अब केस स्टडी 1। डू यू नो वी कैन फाइंड AP इन मैनी सिचुएशंस इन आर डे टू डे लाइफ। हम काफ़ी सारी सिचुएशन में AP देखते हैं, उसी तरह एक सिचुएशन है टिश्यू पेपर रोल, जिसमें आपको बताया गया है कि भाई फर्स्ट टर्म जो है वो तो डायामीटर ऑफ द कोर ऑफ रोल है। ये जो रोल होता है ना, इसका जो डायामीटर है, जो भी ये कोर है अंदर का, ये जो रोल है, इसका डायामीटर वो फर्स्ट टर्म है इस AP का, एंड ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द पेपर। और ये जो पेपर है इसकी जो थिकनेस होगी ना, उसका आप ट्वाइस कर दो, मान लो थिकनेस है T, तो उसका ट्वाइस कर दो। ये यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, ये यहाँ समझाया गया है। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n रोल्स ऑफ टिश्यू, अगर आप इस टिश्यू के n रोल्स यानी कि बहुत सारे रोल्स लेकर चलते हो और उसका सम करते हो, तो ये आपको यहाँ पे गिवन कर दिया है। यहाँ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको आंसर देना है। देखो फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही ईजी है, आपको यहाँ पे सम ऑफ n-1 ये फाइंड आउट करना है। अब आपको पीछे ही Sn की वैल्यू गिवन थी 0.1n² + 7.9n, ये गिवन है। आपको सिर्फ क्या करना है, n की प्लेस पर n-1 पुट कर देना है, तो Sn-1 निकल आएगा, n की प्लेस पर n-1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी n-1 क्या मिल जाएगा, इसको खोल लेना, a - b का स्क्वायर होता है ना, a² + b² - 2ab, उसको खोल लेना, तो आपको मिलेगा 0.1n² + 7.7n - 7.8। यहीं आपको आंसर छोड़ देना है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा है व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ अ रोल। ठीक है, रोल की आपको डायामीटर पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना S1 पता करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म जो था उसका एक तरह से फर्स्ट रोल के सम पता करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो सम हमें गिवन है यहाँ पर n की प्लेस पर 1 पुट करना है, तो दिस इज 1² + 7.9, यहाँ पर भी आप 1 पुट करो तो आपको S1 मिलेगा 8 सेंटीमीटर। आपको देखो क्वेश्चन में पहले गिवन था, अगर आपने नहीं ध्यान से देखा हो, क्वेश्चन में गिवन था कि जो फर्स्ट टर्म है वो डायामीटर है इस कोर का, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो हमने फर्स्ट टर्म निकाला है ये क्या है, एक तरह से इस कोर का डायामीटर है, तो डायामीटर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं डायामीटर 8 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आप जैसे आपने S1 निकाला है उसी तरह से एक बार S2 निकालिए, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो S2 निकालने के लिए आपको यहाँ n की प्लेस पर 2 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 16.2। ठीक है, अब अगर आप डायामीटर निकालते हैं, रिक्वायर्ड डायामीटर, ठीक है, वो आपको मिलेगी 16.2 - 8, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है। सो दिस इज 8.2 सेंटीमीटर। यहाँ यही पूछा था कि अगर एक टिश्यू शीट उस पर रोल की जाती है, यानी कि एक एक्स्ट्रा आपको लेकर चलनी पड़ेगी, तब आपको उनका डायामीटर पता करना है, तो आपको एक तरह से उसका डिफरेंस पता करना था यहाँ पे। अब देखो केस स्टडी 2। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 8 मीटर, यानी कि ये एक पोल है 8 मीटर का। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गई है तो एक इलेक्ट्रिशियन को वहाँ पर रिपेयर करने के लिए भेजा गया। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 2 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल। अब देखो पोल भले यहाँ पर है बट इलेक्ट्रिशियन जो है वो 2 मीटर पहले ही चढ़ रहा है, ऑब्वियसली इतना वो रीच कर सकता है, तो वो यहाँ आकर रुक गया है, तो इसको हमने मान लिया B पॉइंट। AD जो है वो हाइट है इस पोल की, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा 8 मीटर का है।
लेकिन इलेक्ट्रीशियन बी पॉइंट पर आके रुक गया है क्योंकि इतना हाइट वो ऑलरेडी कवर कर सकता है, तो ये 2 मीटर पहले ही वो रुक गया है। नाउ आपको क्या बताना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यहाँ से जो उसने लेडर यूज़ की है चढ़ने के लिए, इसकी लेंथ आपको बतानी है, यानी कि BC की लेंथ आपको बतानी है अगर ये लेडर ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप ट्रायंगल BDC में ज़रा देखिए, ट्रायंगल BDC। अब आप बताइए, अगर ये 8 है और ये 2 है तो ऑब्वियसली BD की लेंथ तो हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप साइन 60 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BD अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, BD की वैल्यू है 6 और BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से आप BC की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। आपको पहले तो यहाँ मिलेगा 12/√3, उसको रैशनलाइज कर लीजिएगा √3 से, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4√3 मीटर। तो ये हो गई BC की लेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ लेडर एंड पोल, यानी कि ये जो लेडर का फुट है और पोल का फुट है, ये आपको लेंथ यहाँ पे पता करनी है, DC लेंथ आपको यहाँ पता करनी है। तो बहुत ईजी है, फिर से ट्रायंगल BDC में देखिए और यहाँ इस बार आप लगा दीजिए 1060 की वैल्यू। 1060 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज परपेंडिकुलर यानी कि BD अपॉन बेस यानी कि DC। 1060 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी √3, BD इज़ 6 और DC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से DC इज़ 6/√3, फिर से रैशनलाइज कर लीजिए, √3/√3 ये हो जाएगा 6√3 डिवाइड बाय 3। 3 से ये 2 टाइम्स गया, यहाँ आ गया 2√3 मीटर। तो आपको बस यही फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस बिटवीन फुट, तो वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया है। होप सो आपको ये लेक्चर और ये सैम्पल पेपर खास करके समझ में आया होगा और यूज़फुल होगा आपके लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच।